आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन। क्या है इस टॉपिक का नाम? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का एक नया पार्ट। क्या बच्चों? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। याद आ रहा हो तो बच्चों मैंने तुम्हारे को ये बताया था कि सर्कुलर मोशन मोशन के बेसिस पे दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन वहीं ये जिस प्लेन में मोशन करता है उस प्लेन के अकॉर्डिंग ये वापस से दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। अरे बात आ रही है समझ में? कौन सा सर्कुलर मोशन होता है? जिसमें पार्टिकल एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेगा और एक में पार्टिकल वर्टिकल प्लेन में मूव करेगा। तो किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ मोशन। हाँ बोलो। अभी तो नहीं, वो एंड में हो सकता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ मोशन। प्लेन ऑफ मोशन के बेसिस पे चैप्टर को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं? कौन से दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं बेटा? कौन से दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं? बोलिए। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और दूसरा वर्टिकल सर्कुलर, वर्टिकल सर्कुलर। बात आ रही है समझ? देखिए बेटा, बात यहां पे आती है कि जो अपन ने सर्कुलर मोशन पढ़ा उसमें अपन ने पढ़ा क्या क्या अभी तक। जो अब कुछ नया अपन पढ़ने जा रहे हैं, पुरानी इंफॉर्मेशन ही चैप्टर को आगे बढ़ाएगी। अब चैप्टर के अंदर अगर नई इंफॉर्मेशन लेना है ना, अब जैसे कि सपोज कीजिए मैं आज की क्लास में बोलता हूं, तो आज की क्लास में वही बच्चा बैठ सकता है जिसको पहले की क्लास याद हो, जिसको सर्कुलर मोशन की पहले की क्लासेस समझ में आई, जिसको पहले की क्लासेस के फॉर्मूले याद है। आज मैं किसी नए बच्चे को नहीं बिठा सकता हूं, और नया बच्चा बोलेगा अरे पता नहीं सर ने क्या पढ़ा दिया। अरे बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ? क्योंकि आप लोगों के साथ में बात कर चुका हूं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके डेफिनेशन पे सबसे पहले, फिर सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी टर्म्स बनती है। जैसे कि बात करें सिर्फ टर्म्स की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन तो हो गया। इनके बीच में रिलेशन, अरे बोलिए इनके बीच में क्या बच्चा? टर्म्स बात कर रहा हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। और कोई सजेशन आपकी साइड से? और कोई टर्म बनती है बेटा? टर्म जो अपन ने पढ़ी इस पे फोकस करो। और कोई टर्म बनी इस चैप्टर में? टर्म्स अपन ने यही पढ़ी है। अरे बोलिए, यही टर्म्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अब टर्म्स के बेसिस पे अपन चैप्टर को एक बार रिवाइज कर सकते हैं, अगर आज अपन इस स्टेट पे पहुंच चुके ना टर्म्स के बेसिस पे। जैसे कि सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले अपन ने किस विषय में बात करी थी? सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक पार्टिकल जिसमें सर्कुलर पाथ पे घूमता है, पार्टिकल पार्ट ऑफ द सर्कल पे घूमे, ये पूरा सर्कल पे घूमे, उसका मोशन कौन सा होगा? सर्कुलर होगा। एक्चुअली पार्टिकल लीनियर मोशन चलता है, लेकिन जो ऑब्जर्वर सेंटर पे मौजूद है उसके अकॉर्डिंग उसका मोशन कौन सा होता है बच्चा? सर्कुलर होता है। बताया था कि नहीं बताया था? अब यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन ने एक टर्म पढ़ी थी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर लिखा था? बोलिए, एंगुलर वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम। लिखा था कि नहीं लिखा था? बताइए बेटा, अरे बोलिए। अब मैंने आपको यहां पे एंगुलर वेलोसिटी दो प्रकार की बताई थी। एक बताई थी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अरे बोलिए। एक होती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, वो होती है डी ओमेगा बाय डी टी। अरे पढ़ाया नहीं पढ़ाया बेटा? पढ़ाया नहीं पढ़ाया? एक क्या पढ़ाया मैंने, बताइए आप लोग? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और एक क्या पढ़ाया? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, डी थीटा बाय डी टी। अरे बोलिए, बताया नहीं बताया? अच्छा, ये क्वांटिटी कैसी है बेटा? एवरेज, वो वेक्टर है। अरे क्लियर है? इसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? बोलिए दूसरे पॉइंट पर, अल्फा के बारे में। अल्फा क्या होता है? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी।
अरे बोलिए। और अल्फा क्या होता है एक और, डी ओमेगा बाई डी टी। और यही अल्फा अगर कांस्टेंट हो जाता है, इफ अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या स्थिति बनती है बेटा, क्या स्थिति बनती है, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। न्यूटन की 3 इक्वेशंस लग सकती है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अरे बोलो, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। अरे क्लियर है। अच्छा एक और लिख लेना फिर, अब आप अगर लिखवाए ये नया तो है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या बेटा, टी आता ना। यही है ना फॉर्मूला, एस इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ये सारे फॉर्मूले ये याद करोगे, नहीं ये वाला अलग तरीके से आता है, ये एक्चुअल में यहां से आता है, एस इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, यहां से आता है। न्यूटन की जो एक इक्वेशन होती है ना बेटा, उससे आता है, एस थीटा बन जाता है, यू ओमेगा इनिशियल बन जाता है, वी ओमेगा फाइनल बन जाता है और टी टाइम होता है। क्लियर है। फिर इसके बाद अपन ने बात किस विषय में करी, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और एक और क्या चीज बेटा, एम ओमेगा वी। अरे बोलिए, और क्या बात करी इसके अलावा, और क्या बात करी बच्चों बोलो, और क्या बात करी। एक बार मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं, बच्चा बोल रहा है कि सर एक बार आप फॉर्मूला बता दीजिए सबके एक साथ, इस वजह से वो लिखा रहा हूं। बताइए और क्या चीज है इसके अलावा, v इक्वल टू ओमेगा आर, ए इक्वल टू अल्फा आर। अरे बोलिए। अच्छा एक और बात पढ़ी थी यहाँ पे अपन ने, dl इज इक्वल टू आर डी थीटा। अरे बोलो। फिर एक और फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, टेन अल्फा इज इक्वल टू एटी डिवाइडेड बाय एसी। अरे बोलो। फिर एक और पढ़ा था, क्या बोलिए, एन एट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। अरे बोलो। मैकेनिक्स की पता है खास बात यह है कि मैकेनिक्स में क्या फॉर्मूले कम होते हैं बेटा, ये तो बहुत कम फॉर्मूले हैं, कुछ भी फॉर्मूले नहीं है। और दूसरी चीज खास बात ये होती है कि मैकेनिक्स के फॉर्मूले आसानी से याद हो जाते हैं। आपके पूरे कोर्स के अंदर इतनी बात बता देता हूं मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अगर सबसे आसान किसी चीज को याद करना है, याद करना, तो वो ये पार्ट है। और इससे आसान याद करना वो एक एनएलएम, याद करना ही क्या है। नहीं समझे आप मेरी बात, अप्लाई ही तो करना है मुख्य रूप से। अरे बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। अब जैसे कि मैं आप लोगों से बोलता हूं कि फ्लूइड चैप्टर इजी होता है, थर्मल इजी होता है, मॉडर्न इजी होता है, तो वहां पता है क्या चीज होती है, वहां क्या है, देखो फर्क इतना है, यहां पर 10 फॉर्मूले हैं, उनके 100 एप्लीकेशन है, और वहां पर 100 फॉर्मूले और 100 एप्लीकेशन है। मतलब बताओ, 10 फॉर्मूले और 100 एप्लीकेशन, मतलब एक फॉर्मूले पे 10 एप्लीकेशन, वहां पे 100 फॉर्मूले और 100 एप्लीकेशन, मतलब एक फॉर्मूले पे। अरे बोलो, तो उनमें प्रॉब्लम्स की बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं बनती। समझा कि नहीं समझा आप मेरी बात, उनमें प्रॉब्लम सॉल्व करना टफ नहीं होता है, यहां पे प्रॉब्लम को समझना भी टफ हो जाता है एक तरीके से। अरे बात आ रही कि नहीं। वहां पे क्या टफ हो गया एक तरीके से, अब बताओ मुझे, फॉर्मूले को याद करना। यहां पे 10 फॉर्मूले पढ़ने हैं, वहां पे 100 पढ़ने हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं बेटा, समझना आप। यहां पे 10 फॉर्मूले पढ़ने, वहां पे 100 फॉर्मूले पढ़ने। तो सबसे ज्यादा जरूरत, पता है एक बात बताऊं मैं, इन शॉर्ट नोट्स की कहां लगती है, वहां पे उस वाले पार्ट, उस वाले पार्ट में। तो मतलब मेरा ये मानना है आप लोगों से कि कोई बच्चे की बहुत ही मेमोरी हुई हो तो बात अलग है, बाकी अगर कोई बच्चा थर्मल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे चैप्टर बिना शॉर्ट नोट बनाए फॉर्मूला याद करे करता है, तो मेरे हिसाब से वो अपनी मेहनत को वेस्ट करता है, उन चैप्टर्स को वो अपनी मेहनत को वेस्ट करता है। नहीं समझा आप मेरी बात, याद रहेगा नहीं रहेगा। और पता है एक बात बताऊं, शॉर्ट नोट्स और ये सब चीजें पता है कब बनती है, जब हम खुद पढ़ते हैं तब बनती है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। और पता है ये कब बनती है, जब एक ही चैप्टर को आपने उस चैप्टर, वो जब चैप्टर चल रहा है ना, उस दौरान कम से कम 7-8 बार 9 बार पढ़ाओ,
जैसे कि आज सपोज करो सर्कुलर मोशन का कौन सा लेक्चर है, तीसरा है चौथा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर। अब आज एक बात बता दूं, जिस बच्चे को घर जाके पढ़ना है ना, वो बच्चा आज सिर्फ आज ही का नहीं पढ़ेगा। वो बच्चा, समझदार बच्चा, स्टार्टिंग से पढ़ेगा, स्टार्टिंग से लेक्चर में आज तक क्या पढ़ा पूरा पढ़ेगा। पहले वाला लेक्चर भी पढ़ेगा, दूसरा वाला भी पढ़ेगा, आज का भी पढ़ेगा। फिर उसका कुछ भी डाउट आता है ना, सबसे पहली बात एक बात बताऊं मैं आपको, आज के लेक्चर में भी, और उसको लगता है कि अरे यार ये चीज जो है कि कहते पुराने का इसे लिंक करी, तो फिर वहां पे जाके पढ़े। अरे समझे कि नहीं समझे आप? ये व्यवस्थित तरीका होता है, अपने टीचर से पूछे। क्योंकि देखो एक बात समझ लेना, मुद्दे की बात ये बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को, मंजिल पे फोकस मत करो, रास्ते पर फोकस करो। क्या बोला? सिर्फ मंजिल पे फोकस मत करो, रास्ते पर फोकस करो। बात आ गई ना समझ में? रास्ते पर सही तरीके से चलोगे, रास्ते पर चलना सीखोगे, तभी सही तरीके से चलोगे। तो रास्ते पर चलना सीखो सबसे मुख्य रूप से, और उस पर चलो। प्रैक्टिस, यही प्रैक्टिस कहलाता है। इसी चैप्टर को 7 बार पढ़ना ही प्रैक्टिस है। याद पहली बार में हो जाएगा, कॉन्फिडेंस पहली बार में आ जाएगा, हमें याद हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे आप? यही क्या चीज होती है? प्रैक्टिस होती है। एक बच्चा फिजिक्स में नंबर कम क्यों लाता है और एक बच्चा बायो में नंबर क्यों लाता है? दोनों में वो पढ़ चुका। तो बायो वाला जो मुझे अभी तक लगता था यार बायो तो आराम से नंबर लेके आ सकते, फिर भी ये बच्चा जो है 300 नंबर से अगर कम नंबर किसी बच्चे के आ रहे हैं, तो एक बात बता दूं, उसको सोचना चाहिए किस चीज पर? वही अपनी प्रैक्टिस पर। और वहां प्रैक्टिस क्या चीज है? रीडिंग की प्रैक्टिस। उसकी रीडिंग की प्रैक्टिस खत्म ही नहीं होनी चाहिए। कौन सी प्रैक्टिस खत्म नहीं होना चाहिए? रीडिंग की प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन। इनऑर्गेनिक के अंदर अगेन एंड अगेन रीडिंग की प्रैक्टिस खत्म ही नहीं होनी चाहिए। 7 बार पढ़ लिया, 8 बार पढ़ो, 9 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, गिनती तो लगाओ मत कि कितनी बार पढ़ लिया आपने। समझ आ रही है आपको मेरी बात? गिनती लगाओ ही मत। और यही फिजिक्स में नोट्स की पहले प्रैक्टिस, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कर लो। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स जैसा है वैसा के वैसे ही क्या बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री। जो मॉडर्न फिजिक्स वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये अपन फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहा। बात आई ना समझ में? जो फिजिक्स का सबसे इजी पोर्शन है ना, वही फिजिकल केमिस्ट्री है। बात बता दूं मैं तुम्हारे को, फिजिक्स का सबसे इजी पोर्शन में मानता हूं मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यही क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है, एक बात बता दूं मैं, तो कहां दिक्कत है ये समझ लेना। या तो ऑर्गेनिक में दिक्कत, ऑर्गेनिक में किसी बच्चे के अगर जीओसी 1 में पाप रह गए, पाप धुले नहीं, तो फिर उसको वो पूरा सब्जेक्ट ही परेशान करेगा। पूरा सब्जेक्ट डेफिनेटली परेशान करेगा। जैसे कि फिजिक्स में बात करता हूं मैं आप लोगों से, कहा कि बेसिक मैथ्स वेक्टर अच्छे से कर लो, एक बार एनएलएम कर लो, तो आपको परेशानी नहीं आएगी। वैसे ही अगर अपन वहां पे कोई दिक्कत नहीं, ऑर्गेनिक वाले को ये लेना देना नहीं है। एक बात बता दूं मैं तुम्हारे को कि तुम्हारे को केमिकल इक्विलिब्रियम कितना आता है, कितना नहीं आता है, नहीं कितना आता है, कितना नहीं आता है, इससे कोई मतलब नहीं। बेसिक वहां पे बस इतना सा याद होना चाहिए आपको, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो प्रिंसिपल वगैरह, केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा पार्ट याद होना चाहिए, हाइब्रिडेशन वगैरह वाला पार्ट याद होना चाहिए। क्योंकि जब हम जीओसी 1 पढ़ते हैं उसके पहले ये चीज समझना बहुत जरूरी होती है बेस की, और तभी ऑर्गेनिक पढ़ा जा सकता है। और यही अगर अब बच्चा अगर इनऑर्गेनिक की बात कर रहा है, तो बिना पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के इनऑर्गेनिक नहीं अच्छा हो सकता है इन 2 चैप्टर्स के। अरे समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात? फिल्टर हो जाता है बच्चों। एक बात बता दूं मैं, बच्चे का कैरियर यहीं पर, बच्चे का मतलब कितना बच्चा सिलेक्ट होगा वो यहीं पर फिल्टर हो जाता है। तैयारी के दौरान ही फिल्टर हो जाता है कि कितना बच्चा एक्चुअली अब सिलेक्ट हो सकता है। भाग्य लिखाने लग जाता है। कोई बच्चा मुझसे के बोलता है, सुनना मेरी बात, तुम वर्तमान में जो कंपटीशन है कि सर मैं ये 4 चीजें छोड़ दूं, मेरा सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता? 4 चीजें बताऊंगा मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलना। 4 चीजें। पहला केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल,
पहला क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल। दूसरा बेसिक मैथ्स वेक्टर। दूसरा क्या? बेसिक मैथ्स वेक्टर। बायो का अपन जानकार आदमी नहीं है, इस वजह से बायो का बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा बेसिक मैथ्स वेक्टर। बात आ रही है ना समझ में? तीसरी बात करता हूं मैं तो GOC1। किसकी बात कर रहा हूं मैं? GOC1। 3 बात हो चुकी है, बात है ना समझ में? और चौथी बात करूं मैं तो 2 चैप्टर, NLM और वर्क पावर, अधिक से अधिक। आप बोलो ये 4 चीजें कंटिन्यूसली छोड़ दी। मेरे हिसाब से एक बात बता दूं मैं आपको, इस बच्चे ने अपने आप को फिल्टर कर दिया, बाहर कर दिया, खुद ने बाहर कर दिया। इस बच्चे ने अपने आप को खुद बाहर कर दिया फील्ड से। ये चीज समझना आप। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे वर्क करो, प्रॉब्लम को समझकर। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, सिर्फ बैठे मत रहो उसको लेकर। नहीं समझा आप मेरी बात? समझ आ रही है मेरी बात आपको? और एक बात याद रखना, जब आप पढ़ोगे ना और रेगुलरली जब एनालिसिस करोगे कि कहां दिक्कत जा रही है, तो तुम्हारे को डेफिनेटली रोज 1-2 प्रॉब्लम नजर आएगी। जिस दिन हमें अपने आप में समस्या आना बंद हो जाए, उस दिन समझ लेना हमने आगे बढ़ना बंद कर दिया। एक बहुत अच्छे व्यक्ति के स्लोगन है, पता है किसके? ये लाइन जो है किसकी बोली है मैंने? स्वामी विवेकानंद की लाइन बोली। जिस दिन हमने अपने आप में ये समझ लिया कि अब क्या कहते हैं बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हमने आगे बढ़ना बंद हो जाएंगे। ये बात समझ लेना आप। जो लोग प्रॉब्लम से घबराते हैं, एक बात बता दूं, वो आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। क्योंकि हर दिन तुम्हारे को एक नहीं, अरे प्रॉब्लम, बच्चे प्रॉब्लम ही नहीं जानते प्रॉब्लम कहां है। नहीं समझे आप मेरी बात? बट अब जैसे कि मैं तुम्हारे को बताता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं। कई बार मैंने ऐसा देखा, ऐसे चलो, बच्चा इलेक्ट्रोस्टेट पूरा कर लिया, सब कुछ पढ़ लेता है, और उसका कहीं से भी पढ़ के आया हो और उसको सपोज करो डाइपोल मोमेंट नहीं आता है, वो बोलता सर मेरा तो इलेक्ट्रोस्टेट वीक रह गया, बेकार चैप्टर है वो। मेरे हिसाब से पता है, एक बात बता दूं, वो अपनी मेहनत को खुद अपमानित कर रहा है। भाई तू 10 टॉपिक में से तेरे 9 टॉपिक अच्छे हैं, एक टॉपिक कमजोर रह गया, नहीं आता है, उस वजह से पूरे चैप्टर को बदनाम कर रहा है, तो इस डर से तू उसका 2nd, 3rd, 4th, 5th रिवीजन देगा ही नहीं, तो तेरा चैप्टर तू और वीक कर रहा है। मेरा यह कहना है, तू सिर्फ प्रॉब्लम पे वर्क कर, खत्म कर, आगे बढ़। नहीं समझा आप मेरी बात? किस पे वर्क कर? प्रॉब्लम पे। और प्रॉब्लम है वीक है, इलेक्ट्रो वीक है, वीक है, वीक है, वीक है, तो तेरे उस इलेक्ट्रो वीक वीक बोलने में पता है क्या हुआ? पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वीक रह गया। इलेक्ट्रो करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, EMI, ये चैप्टर्स वीक रह जाते हैं बच्चों के। जैसे मैकेनिक्स वीक रहता है कि नहीं रहता है, ऐसे ये चैप्टर। मैकेनिक्स तो बेस बताया मैंने आपको, बात आई कि नहीं आई समझ में? तो मैंने तुम्हारे को 2 बातें बोली है, जरूरी से दिमाग में रखना। तो पहली बात ये बोली है कि ये वाले जो चैप्टर्स चल रहे हैं, इनमें 10 फॉर्मूले और 100 एप्लीकेशन है, इसलिए टफ है। और वो जो इजी चैप्टर्स बताए, ये फिजिकल केमिस्ट्री बताइए, फिजिकल केमिस्ट्री ले लो यार, आयनिक इक्विलिब्रियम उठा लो, है 50 फॉर्मूले। साल्ट हाइड्रोलाइसिस का अलग फॉर्मूला है, साल्ट हाइड्रोलाइसिस के अंदर अलग फॉर्मूला क्या, वीक एसिड वीक बेस का अलग फॉर्मूला है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अलग फॉर्मूला, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के पेज का अलग फॉर्मूला, सभी के पीएच याद रखो, फिर बफर सॉल्यूशन का अलग पीएच है क्या फॉर्मूला। लेकिन आप एक बात देखना, उनके एक एक फॉर्मूले पे 2-2, 3-3 एप्लीकेशन है, बस एक एक 2-2 एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन, और आगे। ये समझे आप मेरी बात? अब आप में इतनी सी बात नोट करना, मैंने आपको बताया 2 चीज, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बताया नहीं बताया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आप कितने वेराइटी के अलग अलग प्रॉब्लम्स करिए आपने, देखो आप ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है, ऐसे भी बन सकता। नहीं समझा आप मेरी बात? तो प्रैक्टिस कहां करनी है हमारे को? फिजिक्स में मुद्दे की बात जो मैं बताना चाह रहा हूं तुम्हारे को,
फिजिक्स में प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन। अच्छा, फिजिक्स में भी सब हिस्से पे एक जैसी प्रैक्टिस नहीं करनी है, बता दूं मैं तुम्हारे को। फिजिक्स में सभी पार्ट पे एक जैसी प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैं फिजिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक फिजिक्स वो है जिसमें एप्लीकेशन ज्यादा है, और एक फिजिक्स वो है जिसमें फॉर्मूले ज्यादा है। जिसमें एप्लीकेशन ज्यादा है वो फिजिक्स हुई कौन सी? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। जिसमें फॉर्मूले ज्यादा हैं वो फिजिक्स कौन सी हुई? मॉडर्न फिजिक्स। अरे बोलिए, थर्मल फिजिक्स, फ्लूइड। अरे बात आएगी नहीं आई समझ? ये वाला पार्ट, ये दो हिस्से। अब दोनों पे अपने अपने हिसाब से काम करो। एक में क्या करना है आपको? अगेन एंड अगेन। मेरे को कितनी बार देखता हूं बच्चा जो है ना, क्या कहते हैं, वो राइज और फॉल ऑफ वाटर इन ए कैपिलरी ट्यूब, उसकी हाइट का फॉर्मूला भूल जाता है। अरे सर ये फॉर्मूला तुमने भैया याद किया था, लेकिन भूल गए। इसलिए भूले क्योंकि तुमने उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज नहीं किया, उसके क्वेश्चंस को बार बार नहीं देखा। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में आपको? समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात? और वही अगर आप एक बात बता दूं मैं तुम्हारे को, यही आप मैकेनिक्स में आओगे तो आपको 100 एप्लीकेशंस देखना पड़ेंगे, फिर और अलग अलग एप्लीकेशंस खुद से करने पड़ेंगे। हम एक लिमिटेड एप्लीकेशंस करवा सकते हैं। पता है एक बात बताऊं, सर्कुलर मोशन में जितना मैंने क्वेश्चंस कराए ना, इससे हटके कुछ और आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है बिल्कुल, जो है क्या कहते हैं, इससे हटके कुछ और बना दिया मैंने। लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हारे को, क्वेश्चन नया हो सकता है। कंसेप्ट जो मैंने बताए हैं वो जो कॉपी में जितने क्वेश्चन से उससे बाहर नहीं जाएगा, इतनी मेरी गारंटी। अन्यथा आके चैलेंज कर देना कि सर इससे बाहर चले। अरे समझे कि नहीं समझे? जैसे कि कंसेप्ट, कल ये कंसेप्ट था कौन सा? रेडियल वेक्टर। मैंने कहा कि नहीं यार, हाथ बताओ, ये पूछता है एग्जाम में इससे पे भी, तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट उससे बाहर नहीं गया। अरे समझे कि नहीं समझे? रेडियल वेक्टर वाला बताया, सर्कुलर मोशन को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बताइए, ऐसा भी हो सकता है। अरे समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात? तो आप लोग एक बात दिमाग में रखना, फिजिक्स को जो दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो ना, तो इसमें इस वाले पार्ट पे एप्लीकेशन पे फोकस ज्यादा करो, और वो वाले पार्ट पे काय पे फोकस करना है आपको? फॉर्मूले वाले पार्ट। चलो भैया ये हो गए। और कुछ पढ़ा गया इसके अलावा अपन ने? कुछ नया कुछ पढ़ा गया? नहीं पढ़ा? अरे बोलो यार, तुम लोग भी तो बोल सकते हो। चलो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पे अपन बात करते हैं। कौन सा सर्कुलर मोशन बेटा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में मैंने आपको क्या बात बताई? पार्टिकल कैसे घूमेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसके बहुत सारे केसेस बनेंगे, बहुत प्रकार के केसेस बन सकते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के, ध्यान देंगे आप लोग। एक केस ले लेते हैं कोई सा भी। सबसे पहला केस लेते हैं, बेसिक केस। छादा ने ये कहां गया? चले गए। चलो, मृदुल भाई हैं, और मृदुल भाई जो है क्या कहते हैं, एक साइकिल पे ऐसे जो है, मतलब भैया वो देख लेना है, ठीक है। रोड पे साइकिल चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? रोड पे साइकिल। आप एक बात देखना है, साइकिल है, अब साइकिल कैसी बनी इस पे ध्यान मत दो, ठीक है। ये साइकिल मृदुल भाई की थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाती है। क्या हो गई? बेंड, वर्टिकल से ऐसे बेंड करी उसने। वो आपने मोटो जीपी वाली रेस देखी है, वो ऐसे बेंड हो जाते हैं पूरे। वहां पे रोड भी बेंड होता है, वो खुद व्यक्ति भी गाड़ी के साथ बेंड होता है, दोनों चीज बेंड होती, तब जाके इतना बेंड हो जाता है। और गाड़ी भी सपोर्ट करती है, इस हिसाब की गाड़ी होती है। तो तुम कोशिश मत करना। नहीं, हकीकत मैंने पहले कोशिश करता था यार, ऐसा क्यों नहीं होता। फिर क्या है ना कि अपन बहुत ज्यादा ही कोशिश करते हैं, और समझ में आती है ना, जब गिरेंगे पड़ेंगे तभी समझ में आया ऐसा नहीं हो सकता। वहां पर रोड भी क्या होता है, तब तक सर्कुलर मोशन नहीं पड़ रखा था ना, और गाड़ी भी इस हिसाब की होती है, और व्यक्ति भी बेंड होता है। इसको पता है एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंड हो गया, एंगल थीटा बना लिया, किसके साथ? वर्टिकल के साथ। अब सवाल ये होता है कि बेंड क्यों हुआ? अच्छा भला जो है क्या कहते हैं, सीधा चल रहा था और ये बेंड हुआ,
पहला तो ये है कि दुनिया को दिखाने के लिए मैं स्टंटमैन हूं। पहला तो क्या, दुनिया को दिखाने के, दुनिया ऐसा सोच रही थी कि ये हमारे को दिखाना चाहता है स्टंट, लेकिन नहीं, ये एक्चुअल में टर्न लेना चाहता था। क्या लेना चाहता था? कोई पॉइंट के अबाउट, यहां पे कोई पॉइंट है उसके अबाउट टर्न लेना चाहता था। तो सवाल यहां पे ये उठता है कि सर व्यक्ति का बैंड होना किस तरीके से जरूरतमंद साबित हो सकता है उसका टर्न लेने के लिए? तो इस तरीके से हो सकता है, बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग। आप एक बात देखना, इस व्यक्ति का मास मतलब mg नीचे लगेगा मास की वजह से। कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन। इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगी नहीं लगेगी? अरे वो लो, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, कौन सा? कौन सा आएगा बेटा? और नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कौन सा आएगा? नहीं आएगा। अब मैंने तुम्हारे को एक बात बताई थी कि सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसको करने के लिए कम से कम क्या लगना चाहिए पार्टिकल पे? सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या नहीं हो सकता? सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसे कोई और प्रोवाइड करता, मतलब नेट फोर्स की कैटेगरी में आता। तो नेट फोर्स लिखा मैंने mv²/r, और इस फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है यहां पे n sin थीटा। कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा? अरे बोलो, n cos थीटा किधर लग रहा है? ऊपर की साइड। mg किधर लग रहा है? नीचे की साइड। दोनों को क्या कर दिया मैंने? डिवाइड। n से n क्या हो गया? कैंसिल। m से m क्या हो गया? अगली स्टेप में tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? v²/, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? v²/। अब एक बच्चा सोचेगा कि वो सिर्फ ये फॉर्मूला रट ले, तो मेरे अकॉर्डिंग एक बात बताऊं, उसको प्रॉब्लम में सिचुएशन ही समझ नहीं आएगी जब तक उसको पूरा कंसेप्ट नहीं पता हो। अप्लाई नहीं कर सकता भैया डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके। एक बात बता दूं, मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश मत करना। ये चीज क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर लो और सोचो कि हमसे फिजिक्स सॉल्व हो जाएगी, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये नहीं पढ़ा है तो आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये पढ़ा है तो डेफिनेटली चांसेस पूरे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात? अच्छा, v को कन्वर्ट करेंगे ओमेगा में तो क्या हो जाएगा? तो tan थीटा का फॉर्मूला कितना हो गया बेटा? ω²r/g। ये दोनों फॉर्मूले आ जाते हैं, याद रखिएगा आप। याद रहेगा बच्चा? पक्का? बढ़े आगे। ये तो हुआ बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। अब बोर्ड पे ध्यान देना आप लोग। और भी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। कैसी परिस्थितियां बनती हैं? जैसे कि सपोज करो मृदुल भाई हैं और ये मेले में जो है गए, मेला लगा है ना, सर्कस भी लगा मेले में। सर्कस में गए कि नहीं गए? हाई में एडमिशन मिल गया मेले में। अरे सर्कस में गए थे कि नहीं? सर्कस भी तो लगा था है, वहां पे लगा हुआ तो है सर्कस भी। नहीं पता है मेले में? मतलब मेले ही नहीं घुमा तुमने? पूरा मेले ही कहां देखा जो? तुम मतलब किसी और काम से गए बेटा फिर तुम। ठीक है, मेला नहीं गए तुम फिर किसी और काम से गए हो हैं? अच्छा, कौन सा मेला? कौन सा मेला? हमसे वर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग। मौत के कुएं में जो है क्या कहते हैं, गाड़ी रहती है और गाड़ी वो 800 यूज करता है, ये बात याद रखना। आप सोचो मर्सिडीज तो मर्सिडीज यूज नहीं करेगा। और उस व्यक्ति का कंसेप्ट क्या रहता है कि मैं इस सर्कल पे इस मौत के कुएं में ऐसे गाड़ी, ये तो कार 800 यूज करता है, ये बाइक बुड़ूम बुड़ूम वो आवाज आती है उसकी अच्छी खतरनाक वाली। अरे बात आ रही है समझ में? साइलेंसर भी इसलिए जरूरी होता है, अच्छी आवाज देने वाला। अच्छा, वहां कोई ट्रैफिक वाला नहीं आएगा कि तू भैया अपने साइलेंसर की आवाज कम कर। वो गाड़ी घुमा रहा है, आपको एंटरटेन कर रहा है। और दिव्य अपना ठेरा फिजिक्स पढ़ा लिखा आदमी, वो मृदुल को समझाने लगा साइंस के कंसेप्ट कि भाई ये ऐसा कर रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ, इसका वेट लग रहा है नीचे। तुम सब सोच रहे हो कि नीचे गिरेगा, लेकिन ये नीचे नहीं गिरता है। ये नीचे क्यों नहीं गिरता है? अच्छा एक बात बता दूं, वो मौत का कुआं जो है ना, क्या कहते हैं, इतना थोड़ा सा और बेंड होता है,
थोड़ा सा लगभग और बेंड होता है, बात है ना समझ में। वो थोड़ा सा और बेंड होने का उसका फायदा क्या मिल जाएगा बताऊं मैं आपको, बोर्ड पे ध्यान देना। थोड़ा सा डायग्राम भी और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने गाड़ी बना दी, वही 800 mg नीचे लगा, यहां से पास होती है एक नॉर्मल, जो कि गाड़ी के सरफेस पे, टायर्स के सरफेस पे, टायर्स पे मतलब ये सरफेस प्रोवाइड करता है, और ये होती है नॉर्मल रिएक्शन। क्या होती है बच्चे? नॉर्मल रिएक्शन। mg किधर लग रहा है, नॉर्मल किधर लग रही है। जब भी प्रॉब्लम में आओ, कोई सिचुएशन समझ नहीं आए, सॉल्यूशन हमेशा कहां से चालू होता है मैकेनिक्स में? फ्री बॉडी डायग्राम से। कहां से चालू होता है? मैंने क्या बना लिया? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्रिक्शन को अभी काउंट नहीं करा है, आप कर सकते हो आगे, क्योंकि फ्रिक्शन का केस एक आगे बताऊंगा, फिर उसके बाद कर। रियल केस में फ्रिक्शन भी होता है, अपन यहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं लेके चल रहे हैं। अरे बात आ रही है समझ में? बहुत अच्छे केसेस है भैया, यहाँ पे याद रखना। यहाँ से बहुत एक इजी सी प्रॉब्लम बनती है, लेकिन खाली फॉर्मूला लटके मत करना, उसको कंसेप्ट को समझो। अब आप एक बात देखना है, यहाँ पे ये वर्टिकल है, क्या है बच्चा, और ये एंगल कितना है। इस नॉर्मल को अपन कंपोनेंट लेते हैं, एन का मैं अगर इधर की तरफ कंपोनेंट लूंगा ना, तो पता है क्या आएगा? एन साइन थीटा। क्या आएगा बच्चा? और इसी एन का मैं ऊपर की तरफ कंपोनेंट लूंगा ना, तो पता है क्या आएगा? एन, अरे बोलो समझ आया? ये पार्टिकल इस सर्कल पे घूम रहा होगा। देखो एक हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ही बनाया भी है, बेईमानी नहीं करी है, वर्टिकल चालू कर दिया। आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल में ही चल रहा है, ऐसे घूम रहा होता है। वो व्यक्ति घुमाता है गाड़ी, तो देखना तुम ऐसे घुमाता है, या फिर वो स्पाइरल मोशन करवाता है, ऐसे जाता है। अरे समझ रहे हैं मेरी बात? तो बच्चों मुझे एक बात बताना है यहाँ पे, दिव्य क्या फिजिक्स समझाता है इसको सामने वाले को, कि एन साइन थीटा भैया यहाँ पे बराबर हो रहा है इसका नॉर्मल का जो कंपोनेंट है, क्या बेटा? एन साइन थीटा। वो किसके बराबर हो रहा है? किसके बराबर हो रहा है बच्चा? और एन कोस थीटा किसके बराबर हो रहा है बेटा? एम जी डिवाइड कर दिया, एन से एन कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, और अगेन टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। एक बच्चा बोलता है सर क्या जरूरत थी पढ़ाने की, वही तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लेते काम हो जाता। तू याद कर ले फॉर्मूला बस खाली, बाकी सब पढ़। टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय, अच्छा एक और फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हारे को, इसका वैसा का वैसे बैठ जाएगा ओमेगा की टर्म्स में, ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाय। अरे समझे नहीं समझे? कौन सा मोशन कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सर्कुलर मोशन करने में बेनिफिट दे रहा है। कौन सा कंपोनेंट? एन साइन थीटा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखिए बच्चा, अपन बात करते हैं एक और स्पेशल केस की, जिसका नाम है बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बच्चा? बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है? रोड पे जाके बैंक खोलना, है ना? रोड की बैंकिंग, ये तो बैंक का मतलब तो यही होता है। अच्छा वो तुम ये वाली बैंक बोल रहे हो क्या? मैं दूसरी बैंक समझ रहा। क्या बोल रहा है? बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्या बोल रहा है? अरे बोलो ना। अच्छा चिटफंड बैंक खोले हैं? चलो भैया बोर्ड पे ध्यान देंगे। रोड को बैंक कर रहे हैं, बैंक का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अपलिफ्ट करो, रोड का किनारा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ये बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया, इतना आप मान सकते हो, इतना रहता है। ये भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इमेजिन करवाने के लिए बता दिया है, ठीक है ना? और यहां पर जो है क्या कहते हैं, दिव्य अपनी स्कॉर्पियो, मैं तो मर्सिडीज की बात कर रहा था,
इसने तेरा स्टैंडर्ड स्कॉर्पियो तक रखा। यहां पर अपनी नैनो कार चला रहा है, चलो नैनो पे कंप्रोमाइज करते हैं। कौन सी कार चला रहा है? नैनो कार। अब आप एक बात देखना, कार कोई सी भी हो मास होगा, बात खत्म। कार कोई सी भी हो क्या होगा? मास। मास की वजह से mg किधर लग रहा होगा, और डेफिनेटली सरफेस को टच कर रखा होगा तो नॉर्मल इधर लग रहा होगा। अरे बोलो, लगेगा लगेगा। अब आप एक बात देखिएगा बेटा, स्थिति इस हिसाब की कि इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट लिया जाए, जैसे कि ये एंगल थीटा है ना, पता ये एंगल भी थीटा बन जाएगा। अरे जैसे जैसे इसको ऊपर लिफ्ट किया वैसे वैसे ये इधर आया। इसको नीचे करो, पूरा नीचे कर दो, तो ये नॉर्मल कहां होता? सीधे इस पे होता। इसको मैंने ऊपर करा, ये एंगल कितना बना? तो ये नॉर्मल यहां पे सीधे था, ऐसे ऐसे समझना है तो ऐसे समझा देता हूं, और मैथमेटिकली समझना है तो मैथमेटिकली समझा देता हूं। ध्यान देंगे इधर, ये एंगल थीटा तो ये एंगल 90, तो ये एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। पूरा एंगल कितना? 90 में से 90 माइनस थीटा गया तो बचा कितना? ये थीटा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा। ऐसे समझिए। अरे कान कैसे पकड़ने, कान पकड़ने। अरे समझ रहे मेरी बात तुम? तो चलो ठीक है, बात कर लिया अपन ने। अभी इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट ले लिया जाएगा। किधर ले लिया जाएगा? ऊपर की तरफ। कौन सा? और इधर की तरफ कौन सा? और यहां पर यह बात समझ में आ रही है कि अब ये कार कौन सा मोशन करेगी यहां पे? सर पूरा सर्कल तो चलती ही नहीं है। मैंने बोला था पार्ट ऑफ द सर्कल चले तब भी सर्कुलर मोशन होता है। रोड पे तुम पूरा सर्कुलर मोशन नहीं करते हो, लेकिन पार्ट पर ही चलते हो, तो भी तुम्हारा मोशन तो कौन सा है? अगर आप व्यक्ति सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही कितने ही पार्ट चल सकता है सर्कुलर मोशन के? कितने सेकंड में बेटा? 1 सेकंड में ही। 1 सेकंड के अंदर ही वो इधर से इधर हुआ और दोनों रेडियस बराबर है, मतलब सर्कुलर मोशन है। समझो आप मेरी बात। 1 सेकंड के अंदर ही। अरे यार 1 सेकंड में कितने सेकंड? मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, फर्मी सेकंड। अरे बोलो, उसी के अंदर ही थोड़ा सा भी इधर हुआ, मतलब एग्जांपल के तौर पे आप मान सकते हो, अगर बहुत बारीकी से अगर अपनी आंखों से सर्कुलर मोशन देखना है तो चींटी के, एक चींटी है, बहुत बारीक सा सर्कुलर मोशन, एक चींटी है ऐसे जा रही है, तुमने ऐसे हाथ आगे करा, वो ऐसे मुड़ जाती, ऐसे हो गए बिल्कुल। उसी इंस्टेंट पे उसने जो छोटा सा पार्ट चला वो भी एक सर्कल, उसकी रेडियस पार्ट ऑफ द सर्कल। अरे बोलिए, छोटे से इंस्टेंट पे तो छोटा सा पार्ट चलता, इतनी बड़ी पिक्चर नहीं बनती, ये बात बता दूं मैं तुम्हारे को। और ये रोड, बैंकिंग ऑफ रोड वाला कंसेप्ट आपको हाईवे पे जगह जगह दिख जाएगा। पढ़े लिखे इंजीनियर है, पढ़े लिखे। अरे समझ आ रही है मेरी बात? अब मुझे बताइएगा एन साइन थीटा किसके बराबर होगा? एन साइन थीटा किसके बराबर होगा? देखो यार, मेरे को थ्योरी पढ़ानी है, समझना मेरी बात। मैं 10 मिनट में पढ़ा के आगे बढ़ जाऊंगा। कितनी देर में? 10 मिनट। लेकिन मैं उसी 10 मिनट के पार्ट को पढ़ा के थोड़ा सा भले आधी घंटा ले, आप लोगों की साइड से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि क्वेश्चन आए और पूछो, और नहीं पूछते हो तो आपकी इच्छा है। लेकिन बात यह है कि हम उसको डिटेल में और व्यवस्थित और ध्यान देके पढ़ लें। जल्दबाजी मैं नहीं कर रहा हूं, बाद में ये ब्लेम नहीं आना चाहिए कि जल्दबाजी करके उड़ा दिया। नहीं समझे आप मेरी बात? क्योंकि देखो, नंबर तो तुमको जितने लाने तुम उतने ही लाओगे, लेकिन मैं मेरी साइड से वक्त देके टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर दूं। अरे समझे नहीं समझे आप मेरी बात? और कल के चैप्टर देखो क्या होता है ना, पता है, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो बेटा, या आज तो क्या ये वैरायटी की प्रॉब्लम करा दो, वो वैरायटी भी करा दो, पहले नहीं कराते थे। सच बात बता रहा हूं, टीचर थ्योरी पढ़ाता, 2 क्वेश्चन पढ़ाता और आगे निकल लेता। कर लेना बेटा वहां से, सच बात बता रहा हूं। लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हारे को, उसकी थ्योरी पढ़ाने में ही इतना दम होता था कि सभी बातें वहीं पे क्लियर हो जाए। टाइम दिया जाता था थ्योरी को। ये जो कोर्स तुम कर रहे हो ना, समझना मेरी बात, एक बच्चा पता है इसी कोर्स को व्यवस्थित अपनी जगह पर
11th का कोर्स कर रहा है, पूरी से थ्योरी थ्योरी कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ढक्कन है, उनके टीचर बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। कई टीचर ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर, बात बता दूं मैं तुम्हारे को, जिनकी क्लास में बैठने से वहां वाला बच्चा ही 100 नंबर लेके आ जाता है। जो तुम यहाँ पे कोटा में बड़े बड़ी कोचिंग संस्था में पढ़ के लाखों रुपए मेस का पैसा देकर, हॉस्टल का पैसा देकर नहीं कर पाते हो, वो अपने घर से ही कर लेता है। सच बात बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। और क्यों पढ़ना क्या है? एनसीईआरटी तो पढ़ना है। ये क्या पढ़ा रहा हूं? एनसीईआरटी तो पढ़ा रहा हूं। अरे बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में? समझना आप मेरी बात, बहुत बेसिक सी बात है। अभी एक बच्ची आई थी 293 नंबर लेकर आई बायो में। मैंने बोला कहां कोचिंग करी? बोले कुछ नहीं सर, स्कूलिंग करी थी और डेली घर पे जो है बायो पढ़ती थी। मैंने कहा कोई ऑनलाइन कोचिंग करी थी, किसी का कोर्स ज्वाइन किया? ट्यूशन किया। सच बात बता रहा हूं। और एक बच्चा, तो बात पता है क्या, और जो यहां कोटा में पढ़ रहा है, अरे वो तो ऐसे ही है, उनको तो कहीं याद ही नहीं है। कोटा में पढ़ने वाले सभी बच्चे फूल नहीं उगाते हैं खेत में, एग्जाम में। ये बात समझ लेना। जो कंसेप्ट्स को वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, सेल्फ स्टडी में टाइम देते हैं, घर पे भी पढ़ने में। अभी आज की बात बताऊंगा तुम्हारे को, पेपर दिया, 50 क्वेश्चन दिए, 50 क्वेश्चन का आइडियली 60 मिनट होते हैं, तुम्हें 170 मिनट भी ले लेते तुम्हें पेपर में दे देता, क्योंकि अब जो है क्या कहते हैं 3 घंटा 20 मिनट हो गया। लेकिन एक बच्चा आया 35 मिनट में कर दिया। अब उस बच्चे के आए सब लगभग 100-105 नंबर। मैंने कहा कि कहाँ कमी गई, कहाँ कमी गई? मेरे को उम्मीद थी उस बच्चे से आराम से 150 कर सकता था, नंबर लेके आया 105। यहां कमी गई कि 35 मिनट में सॉल्व कर। किसने बोला था तुमसे कि तुम जो है क्या कहते? अरे भैया मैंने ये सिखाया है कि पेपर को कम समय में सॉल्व करो, लेकिन मैंने ये नहीं सिखाया है कि बचा हुआ टाइम वेस्ट कर दो। नहीं समझे आप मेरी बात? कि बचा हुआ टाइम सर बस हो गया, अब चिल मारेंगे। अब दोबारा उस पेपर को देखो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हुए हैं। बहुत जल्दबाजी में भी पेपर नहीं करना। नहीं समझे आप मेरी बात? नेगेटिव की संख्या पता है मैं कहां तक रखता हूं सीमित दायरे में? एक बात याद रखना, नेगेटिव की संख्या, यह बात याद रखना। नेगेटिव की संख्या होती है बेटा पूरे 50 क्वेश्चन में अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, बस। अगर आपके 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तक गलत हो रहे हैं तो ठीक है, आप इसको कम करने की कोशिश करो। लेकिन इससे ज्यादा हो रहे हैं तो एक बात बता दूं, 3 क्वेश्चन से ऊपर के अंदर आप जो है ना, अरे 3 क्वेश्चन सपोज करो पूरा 180 का पेपर किया। कितने का पेपर किया? 180 का। सपोज करो बायोकेमिस्ट्री में पूरे आ गए और फिजिक्स में 3 क्वेश्चन नेगेटिव कर दिया, तो उन 3 क्वेश्चन के नेगेटिव होने से 15 नंबर कटेंगे। कितने कटेंगे? एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा दिल्ली, यही डिसाइड हो जाएगा। एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा दिल्ली का, यही डिसाइड हो जाएगा। यह चीज क्लियर रखना आप लोग। 3 क्वेश्चन से ज्यादा नेगेटिव, समझ आ रही है आपको मेरी बात? 3 क्वेश्चन से ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब यह है कि हमसे कहीं ना कहीं डेफिनेटली चूक हुई है, और उसको आइडेंटिफाई करें और उस पर काम करें। मेरे से बात करें करो पेपर से रिलेटेड। देखो यार, मैं एक बात बता दूं, एग्जाम्स के बाद मैंने आज भी कोशिश करी थी बातचीत करने की। मैं हमेशा रेडी रहता हूं पेपर से रिलेटेड बात करने की। बात आई कि नहीं आई समझ में? क्योंकि पेपर से रिलेटेड अगर टीचर से बात नहीं की जाएगी तो आप, एक बात बता दूं मैं, प्रॉपर आपने काम ही नहीं किया, कंप्लीट ही नहीं किया। कहीं पे भी पढ़ो आप, जिस टीचर ने पढ़ाया है उस टीचर से पेपर से रिलेटेड बात जरूरी से करो। ये क्वेश्चन सर ऐसा था, ये ऐसा आया नहीं आया, ये समझना आप मेरी बात। और किसी संस्था में एक बात बता दूं मैं, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका शोषण हो रहा है। सिर्फ इतनी सी बात बता दूं मैं आपको। मैं अपनी साइड से दे रहा हूं वक्त। 2-3 को 4 को तो बुला के मैंने कहा पूछो नंबर कितने आए। 2-4-5 से तो मैंने ऐसे तक बात करी है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, बाकी सब कुछ बाद तक पेपर दे रहे हैं या फिर वो आए नहीं मेरे पास, तो मेरी साइड से मैं कमी नहीं रख रहा हूं, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं करना चाहता हूं। और कोई बच्चे आ रहे क्या पूछे सर से, तो कोई बात नहीं, तू मत पूछ, तू जहां था वहीं रहेगा। नहीं समझे आप मेरी बात?
ज्ञान लेने के लिए प्यासे को कुएं के पास आना पड़ेगा, कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा। नहीं समझे आप मेरी बात? ज्ञान लेने के लिए प्यासे को कुएं के पास आना पड़ेगा, कुआं तो सिर्फ प्यासे को आकर्षित कर सकता है, बात याद रखना। हकीकत में बात बता दूं मैं, एक बच्चा जो है क्या कहते पूछे ना यार कि सर ये कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक बच्चे ने, दो बच्चे ने पूछा मेरे से क्वेश्चन, मैंने बताया उनको, बकाया मैं रेडी हूं बातचीत करने के लिए क्वेश्चन से रिलेटेड। तो 3 क्वेश्चन से ज्यादा आपके नेगेटिव होने नहीं चाहिए पेपर के अंदर, ये बात दिमाग में रखना। चलो भैया, n cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा यहां पे भी, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, n से n क्या हो जाएगा, m से m क्या हो जाएगा, तो tan थीटा की बराबर वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। अरे ये क्या हो रहा है यार, क्या फॉर्मूले गलत आ रहे हैं क्या आपने, अरे बोलो। सेम पिक्चर चल रही थी अभी तक की, जो तीनों पिक्चर थी वो सेम थी। अरे थी सेम, रोड को बेंक करने पर फायदा मिला नुकसान हुआ, फायदा मिला। काय में फायदा मिला, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, नुकसान। अरे रोड को बेंक करेंगे तो मटेरियल ज्यादा लगेगा, क्यों दिव्य, लगेगा नहीं लगेगा। तेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है सपोज कर, थोड़ी देर पहले डॉक्टर बन रहा था, उसके पहले मेले में जाके दुकान भी खोल रहा था। चलो भैया, बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग। अब इसी रोड पे फ्रिक्शन लेके आ जाते हैं, फ्रिक्शन तो होता ही है डेफिनेटली। फ्रिक्शन का केस बहुत अच्छा केस है बेटा, दिमाग में रखना आप। फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, स्थिति ऐसी रहती है, स्पीड कम रहती है तो फ्रिक्शन अंदर लगता है, स्पीड ज्यादा रहती है तो फ्रिक्शन बाहर लगता है, याद रहेगा। ठीक है, अपन एक केस ले लेते हैं जिसमें जो है क्या कहते हैं mg नीचे की तरफ है, कार इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रही है, इधर नॉर्मल रिएक्शन हो गया, इधर जो है क्या कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट कौन सा हो गया बेटा, अरे बोलो वो का वही है n sin थीटा, ऊपर की तरफ क्या हो गया n cos थीटा। अब बेटा बोर्ड पे ध्यान देना, एक केस ले लिया, सपोज करो इसमें फ्रिक्शन बाहर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ, किधर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन। अब बताइए क्या करें अपन, बताइए क्या करें, कंपोनेंट ले ले, मुझे बताइए ये इससे परपेंडिकुलर है कि नॉर्मल से, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो इसका f का इधर की तरफ 90 माइनस थीटा के अलोंग कंपोनेंट लेंगे तो क्या आएगा f sin थीटा, अरे बोलो, और इस f का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा f cos थीटा। हाँ या ना, फ्रिक्शन ने फायदा दिया या नुकसान दिया, नुकसान दिया गधो, फायदा दिया नुकसान दिया, सर्कुलर मोशन में नुकसान दिया, रोड पे चलने में तो फायदा ही दिया है, लेकिन फ्रिक्शन ने नुकसान नहीं दिया। यहाँ पे ज्यादा स्पीड होने की वजह से फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ये दिमाग में रखना। अब इक्वेशन पता है, आप बोलेंगे नुकसान सर कैसे दिया, नुकसान ऐसे दिया, n sin थीटा माइनस f cos थीटा बराबर हो रहा है अब के mv स्क्वायर बाय r। यही फ्रिक्शन अगर पीछे लग जाता तो वही फ्रिक्शन क्या करता, सर्कुलर मोशन को सपोर्ट करता, वो बैलेंस कर लेगा। लेकिन अपन तो अभी कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, जो वही जो है क्या कहते हैं इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मोशन नहीं होने देगा, वो मेन फोर्स हो गया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स की, समझे ना मेरी बात। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे और क्या बनेगा, mg किधर लग रहा है बच्चा, बोलो, ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं, अरे वाई एक्सिस में कोई मोशन कर रहा है क्या, वाई एक्सिस में कार हवा में उड़ती है क्या, और नहीं उड़ती है मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू, अपवर्ड फोर्स क्या है n cos थीटा प्लस f sin थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स क्या है mg। अरे बोलो, क्लियर है। अच्छा ये कौन सा फोर्स होता है, नेट फोर्स, बताया था ना आपको, डिवाइड कर दिया, m से m कैंसिल कर दिया, बोलो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू n के बराबर होता है, अरे होता ही नहीं होता है। अब देखो इधर म्यू n लिखा, क्या लिखा, चलो यार लिख ही दे, उम्मीद करते हो क्या, चलो म्यू n लिखो, म्यू n लिखो, n कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, n कॉमन निकाल के क्या कर दो बेटा, कैंसिल कर दो, बचा क्या अंदर, साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या चीज हो गई बेटा, v स्क्वायर बाय r। समझ आया नहीं आया। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे अपन, cos थीटा से डिवाइड करेंगे, tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय
1 प्लस म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। क्या करा पता है? कोस थीटा से डिवाइड किया, कोस थीटा से डिवाइड किया, कोस थीटा से डिवाइड किया, साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोस थीटा से डिवाइड किया, कोस थीटा ऊपर वाले को प्यारा, बचा क्या म्यू, कोस थीटा से कोस थीटा, साइन थीटा को वापस कैसे डिवाइड किया, नीचे भी कर सकते ऊपर भी कर सकते, सेम प्रोसेस करते हैं, उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। अरे क्लियर है, याद रहेगा। लेकिन यह परिस्थिति कब बनती है? जब फ्रिक्शन किधर लगता है? बाहर की साइड। फ्रिक्शन बाहर की साइड कब लगता है? लेकिन अगर हमने परिस्थिति कुछ इस प्रकार से कर दी बच्चों, जिसके अंदर यही फ्रिक्शन अंदर लगने लगा, तो बताइए क्या बनेगा? mg किधर, इधर क्या लगेगा? अरे बोलो, ये एंगल थीटा, बोलो वापिस कंपोनेंट लो यार, ये एंगल थीटा, तो ऊपर कितना आएगा? n, कौन सा थीटा था यार, कोस आता क्या? n कोस थीटा। इधर क्या आता है बच्चा? n। फ्रिक्शन किधर लगा दिया? नीचे की साइड। अब पिक्चर अपन आगे बढ़ाते हैं। इधर लगा दिया फ्रिक्शन, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल अगेन थीटा ही तो होगा। कौन सा एंगल? अल्टरनेट। अल्टरनेट जैसा कुछ सुना? सुना, बहुत बढ़िया बात है। इसका लैपटॉप का चार्जर लाना मैम से बात, चार्जर मैम से क्यों लैपटॉप। अभी ध्यान से समझेंगे आप लोग, फ्रिक्शन किधर लग रहा है अभी? इस केस में फ्रिक्शन अपने लिए फायदेमंद हो गया। अपने लिए मतलब सर्कुलर मोशन कराने के लिए फ्रिक्शन क्या हो गया? फायदेमंद। किस तरीके से? किस तरीके से फायदेमंद हो गया? ध्यान से समझेंगे आप, किस तरीके से बताइए, बताइए। फ्रिक्शन किस तरीके से यहां पे फायदेमंद हो चुका है बच्चों?